Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इंश्योरेंस पाठशाला चैनल पर। आज हम बात करेंगे कन्यादान नाम से जो पॉलिसी प्रचलित है, प्लान नंबर 933 जीवन लक्ष्य पर। तो आइए शुरू करते हैं ये प्लान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये प्लान जीवन लक्ष्य तालिका संख्या 933, इसको कन्यादान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये प्लान ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके भी छोटे बच्चे हैं या छोटी बिटिया है, उसकी शादी के लिए वो प्रोविज़न करना चाहते हैं, या अभी उनकी इनकम शुरू हुई है, अभी जल्दी नौकरी में आए हैं और परिवार के अकेले आय अर्जक हैं, व परिवार की सुरक्षा के लिए प्लान लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये प्लान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस अकेले प्लान के अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट, मैच्योरिटी गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट और फैमिली इनकम, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एकमात्र इसी प्लान में है, जिस पर हम अभी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, कि ये प्लान किन किन लोगों को और कौन सी आयु वर्ग के लिए है। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये प्लान बनाया गया है। 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे लिया जाएगा। अगर 50 वर्ष और 5 माह तक की आयु है तो वहाँ तक ये प्लान हम दे सकते हैं। इस प्लान की जो अवधि है दोस्तों, वो 13 से 25 वर्ष तय की गई है। पॉलिसी की मैच्योरिटी एज की बात कर लें तो वो 65 वर्ष है। पॉलिसी 65 वर्ष की आयु तक ही चलेगी, उसके आगे पॉलिसी सीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, इसको इस तरह से समझें कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 वर्ष का है, हम उसको ये प्लान देना चाहते हैं, तो पॉलिसी अवधि तो 25 वर्ष की है, बट हम उसको सिर्फ 15 साल अवधि का ही प्लान दे पाएंगे, क्योंकि 65 साल की पॉलिसी, 65 साल की मैक्सिमम एज तक ही प्लान चलेगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 45 वर्ष का है तो हम वहाँ से उदाहरण ले सकते हैं, तो उसको हम 20 साल का प्लान दे सकते हैं, क्योंकि 45 में 20 साल और चलेगा तो वो 65 साल का व्यक्ति हो जाएगा और 65 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से इसकी हम मैच्योरिटी एज की हमने बात कर ली। प्लान के सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। सम एश्योर्ड दोस्तों 1 लाख रुपए से शुरुआत है इस प्लान में। उसके बाद 10,000 के गुणांकों में हम बीमा धन बढ़ा सकते हैं। अधिकतम न्यूनतम की तो सीमा 1 लाख है, बट अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। हम व्यक्ति के जो भी पॉलिसी लेना चाह रहा है संभावित ग्राहक हमारा, उसकी इनकम के अनुसार हम प्लान या उसकी आवश्यकता के अनुसार हम कोई भी बीमा धन 1 लाख से ऊपर 10,000 के गुणांकों में इन द मल्टीपल्स ऑफ 10,000 इसको हम चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसे प्रीमियम पेइंग टर्म की बात कर लें तो प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसे प्रीमियम भुगतान अवधि कहते हैं, वो पॉलिसी की अवधि से 3 वर्ष कम रहेगी। अगर हमने पॉलिसी की अवधि 25 वर्ष की चुनी, जो कि अधिकतम है, तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल होगा। अगर हम पॉलिसी अवधि 21 वर्ष चुनते हैं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 18 वर्ष होगा। इस तरह से प्रीमियम पेइंग टर्म जो है अवधि से 3 वर्ष माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से राइडर मिल सकते हैं। दोस्तों इस प्लान में ADDB, जिसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कहते हैं, ये तो देना ही देना है। ये तो हर प्लान में देना है, लगभग ये सभी में अवेलेबल है। इसमें 1-2 विकल्प आते हैं और लिख करके फार्म पे, एक आएगा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और एक आएगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से दोस्तों एक का चुनाव करना होता है, और लिखा होता है फार्म पे, आप कभी ध्यान से देखना। तो इसमें हमें हमेशा AD और DB का चुनाव करना है, क्योंकि AD-DB में क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ भी कवर हो जाती है और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी कवर हो जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बता दूं। अगर व्यक्ति डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है और वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो काम करने में अक्षम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपंगता, अपंग हो जाना, डिसेबल हो जाना, किसी काम को नहीं कर पाता है वो, तो उस स्थिति में LIC इस जो राइडर की जो भी अवधि चुनी थी, जो बीमा धन चुना था, उस बीमा धन को 120 किस्तों में बना लिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा 120 से। तो जो अमाउंट आएगी वो मासिक किस्त में बन जाएगी और हर महीने वो धनराशि
उसको उसके पालन पोषण के लिए मिलती रहेगी लगातार अगले 10 वर्ष तक की इसमें गारंटी होती है दोस्तों। अगर पॉलिसी मैच्योर होने से 2 साल पहले भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अगले 10 साल की गारंटी है। मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट ये जो बेनिफिट है ये भी पूरा पूरा मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा एडी और डीबी का चुनाव करना है। उसके अलावा इसमें हम टर्म राइडर दे सकते हैं और क्रिटिकल इलनेस राइडर भी दे सकते हैं। टर्म राइडर दोस्तों इस प्लान में ज़रूर देना है, क्योंकि इसमें जो डेथ बेनिफिट है उसको बिल्कुल अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। डेथ बेनिफिट के बारे में अभी आगे बात करते हैं। टर्म राइडर दे देने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें इमीडिएट पेमेंट भी मिल जाता है परिवार को, क्योंकि आपको पता है जब किसी आय अर्जक का लॉस होता है किसी फैमिली को, तो तत्काल हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की उस व्यक्ति को करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने टर्म राइडर नहीं दिया तो हम उस स्थिति में तत्काल हम उस परिवार को कोई भी सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्लान की शर्तें और कंडीशंस इस प्रकार की हैं कि इसमें जो पेमेंट की जो प्रोविज़न है वो अगली पॉलिसी वर्षगांठ से शुरू होगा आफ्टर डेथ। तो इस पर हम विस्तृत आगे चर्चा करते हैं। सम एश्योर्ड की बात हमने कर ली, टर्म राइडर की हमने बात कर ली। मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर टर्म राइडर देंगे तो दोस्तों ज़रूर आएगा, अगर वो नॉन मेडिकल जनरल में आता है। नॉन मेडिकल स्पेशल में जो सीमा तक उस व्यक्ति को नॉन मेडिकल स्पेशल के तहत प्लान मिल सकता है, वहाँ तक हमें मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त ये है कि जो मूल बीमा राशि होगी उसमें टर्म राइडर की जो बीमा राशि है वो जोड़ करके दोनों का टोटल जो होगा वो एसयूसी में काउंट होगा। दोस्तों एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर उस ग्राहक की कोई पहले से पॉलिसी चल रही है जो कि पिछले 2 वर्ष के अंदर ली गई है, या पिछले 2 वर्ष के अंदर कोई दूसरी पॉलिसी जो टूटी हुई पड़ी थी और उसको उन्होंने रिवाइवल करा दिया उसका, तो उसका जो सम एश्योर्ड होगा एसयूसी होगी वो भी इसमें जुड़ेगी। उसके अनुसार हमें मेडिकल कराना पड़ेगा। टैक्स की सेविंग के लिए हम इसमें उसको पूरा बेनिफिट देंगे। अब हम इस प्लान को कैलकुलेट कर लेते हैं एक तरीके से, एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसमें लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कोई ग्राहक है जिसका कि आयु 26 वर्ष है। यहाँ पर आयु की गणना करने के लिए निकटतम जन्मदिन लेंगे हम। मैंने बताया था पहले भी, फिर बता रहा हूँ कि 5 महीना 29 दिन छोड़ देते हैं, पिछला वाला जन्मदिन ले लेंगे, और 6 माह से अगर ऊपर है तो हम 1 साल बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 26 वर्ष की मैंने आयु मान ली है। हम इसको अगर अवधि देते हैं 25 वर्ष की, और बीमा धन अगर हमने 10 लाख का चुन लिया है दोस्तों, ये हो गया 10 लाख। टर्म राइडर देना है, टर्म राइडर दोस्तों ये अपने आप उठा लेगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि टर्म राइडर की जो अधिकतम बीमा धन राशि है वो 25 लाख है। अगर आप किसी ग्राहक को मूल बीमा राशि 50 लाख देना चाह रहे हैं तो उसको जब टर्म राइडर पे हम टिक करेंगे तो हालांकि टर्म राइडर ये जो कैलकुलेटर है वो 50 लाख उठा लेगा, लेकिन जब हम उसको ब्रांच में ले जाएंगे कंप्लीट कराने के लिए तो वहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बदल के पहले ही 25 लाख कर लेंगे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम जब फार्म भरेंगे उसमें AD/DB का चुनाव कर देंगे। मेडिकल रिक्वायरमेंट के बारे में ये नॉन मेडिकल जनरल की रिपोर्टें बताता है दोस्तों, नॉन मेडिकल स्पेशल के बारे में ये कैलकुलेटर नहीं बताता है। तो नॉन मेडिकल स्पेशल की कैटेगरी में अगर कोई ग्राहक आता है तो उसको हमें चार्ट से देखना पड़ेगा। टैक्स की सेविंग के लिए हम देख सकते हैं, इसमें हमने तीनों स्लैब दिए हुए हैं। अब जो भी ग्राहक जिस स्लैब में आता है उसके अनुसार हम इस स्लैब का चुनाव कर लेंगे। मानो 20% का टैक्स आता है उसका स्लैब। अब हम देख लेते हैं कि उसकी टोटल प्रीमियम कितनी पे होगी और मैच्योरिटी उसको कितनी मिलेगी। दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं इसको हम, कि आ गया हमारे पास सारा ब्यौरा। 26 वर्ष की एज, टर्म 25 साल का, PPT 3 साल पहले यहाँ पर आ गया 22 वर्ष, सम एश्योर्ड 10 लाख। डेथ सम एश्योर्ड दोस्तों यहाँ पर 1 लाख जो 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्चुअली ये मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के समय मिलता है। बीच में चूँकि एट द टाइम ऑफ डेथ इसमें हम सिर्फ टर्म राइडर का भुगतान करते हैं, तो इसलिए इसको आप पहले ही बता दें अगर ग्राहक पूछना चाहता है तो। ये 10 लाख रहेगा टर्म राइडर, या जो भी टर्म राइडर की धनराशि हम देंगे वो रहेगी। आगे के बेनिफिट्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। ईयरली प्रीमियम 45,420 रुपये हो गया, हाफ ईयरली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम और मंथली। दोस्तों मंथली प्रीमियम के लिए हम ध्यान रखें कि नैच के थ्रू करेंगे और 2 प्रीमियम लेंगे पहली बार में। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि नैच ज़रूरी नहीं है कि मासिक प्रीमियम ही आप नैच से लें। आप नैच के द्वारा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किसी भी मोड में प्लान दे सकते हैं। नैच का फ़ायदा ये रहता है कि ग्राहक की आगे की सारी प्रीमियम अपने आप कटती रहती हैं, और आपको भी ग्राहक को सिर्फ ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि अपने अकाउंट में वो पैसा रखे
LIC समय पर पैसा काट लेगी। तो इस तरीके से आपकी कम मेहनत में पॉलिसी लगातार चलती रहेगी और पॉलिसी के लैप्स होने का खतरा कम हो जाएगा। सेकेंड ईयर प्रीमियम अपने आप थोड़ी सी घट जाएगी, GST की रेट आधे हो जाते हैं। अब दोस्तों हम टर्म इसमें जो टैक्स की बात करते हैं तो इसको 9,084 रुपये के टैक्स की हर साल बचत होगी। टोटल इसका जो अमाउंट जमा होगा 22 वर्ष की अवधि में वो 9,78,702 रुपये जमा होगा। अब दोस्तों इसमें ये भी चीज़ देखने वाली है, 10 लाख का बीमा दे रहे हैं हम, टर्म राइडर भी दे रहे हैं 26 साल की एज में, तब भी उसका प्रीमियम लगभग टोटल बीमा धन से कम ही जमा हो रहा है। तो इसलिए इसके प्रीमियम रेट्स भी ठीक हैं। मैच्योरिटी की बात करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो ग्राहक ने जो भी अपना उद्देश्य चुना था, बिटिया की शादी करना या बच्चे की पढ़ाई या परिवार की सुरक्षा, जो भी उसने सुना होगा, जो उस उद्देश्य की पूर्ति के समय LIC इसको पूरा मैच्योरिटी पर बीमा धन, बोनस जो 25 साल की अवधि का बना है वो, और फाइनल एडिशनल बोनस, और ये सब टोटल मिलाकर के 26,75,000 की अमाउंट बनती है। दोस्तों इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ डिफरेंस आ सकता है, कभी कभार ऐसा, मैंने पिछले 15 वर्ष में निगम में काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि कभी बोनस LIC का घटा हो। कई प्लानों में बोनस के रेट्स बढ़े हैं, तो इसलिए आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बोनस के रेट बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें गुंजाइश रहती है 1 आध रुपये घटने की बोनस के रेट्स या बढ़ने की, तो इसमें कुछ अंतर आ सकता है। दोस्तों जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ये नॉन मेडिकल जनरल के हिसाब से आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉन मेडिकल जनरल की कैटेगरी में आता है तो उसको ये सारे रिपोर्ट्स करानी पड़ेंगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो ये हो गया, पेमेंट हम ग्राहक को करेंगे, उस पैसे से वो अपने परिवार की जो भी ज़रूरत थी उसको पूरा कर लेगा। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति ये बनती है, अगर बीच में उस पॉलिसी धारक के साथ कोई घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई और वो चल बसा दुनिया से, उस स्थिति में क्या होगा? दोस्तों उस स्थिति में ये LIC उस परिवार को, जो उसने प्लान लिया था, उस परिवार की पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है इस प्लान के तहत। सबसे पहले तो जो टर्म राइडर की राशि हमने चुनी थी उसका भुगतान कर देगा अगर नॉर्मल डेथ होती है तो। अगर एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो जो कि हमने DA ADDB का राइडर चुना है उसकी धनराशि, और जो हमने टर्म राइडर चुना है उसकी धनराशि, दोनों का भुगतान इमीडिएट कर दिया जाएगा। दोस्तों जो बीमा धन है, इसमें 10 लाख का बीमा धन हमने चुना है, तो इसका 10% जो कि होता है 1 लाख रुपया, जितनी भी पॉलिसी अवधि बची हुई है उस बची हुई अवधि में हर साल ये 1 लाख रुपए का भुगतान उसके परिवार को LIC लगातार करती रहेगी, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई या बच्चे के परिवार के जो भी खर्चे हैं वो पूरे चलते रहेंगे। अब ग्राहक द्वारा चुनने पर डिपेंड करता है, अगर उसने 10 लाख का लिया है तो वो 1 लाख रुपए की धनराशि हर साल मिलेगा। अगर उसने 20 लाख का ये सम एश्योर्ड चुना होगा तो परिवार को 2 लाख रुपए का। अब ये ग्राहक जितना बड़ी धनराशि चुनेगा, फैमिली इनकम का प्रोविजन उतना बड़ी धनराशि होगी। उसके आगे के तीसरी बात कर लेते हैं, इनकम, फैमिली इनकम के बाद में जो आगे के प्रीमियम हैं वो सारे के सारे पे करने से छूट मिल जाएगी, वो वेव हो जाएंगे, ग्राहक के परिवार को वो प्रीमियम भरने नहीं है, पॉलिसी चलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पॉलिसी में गारंटीड मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी के समय जो डेथ का केस है वहाँ पर जब समय मैच्योरिटी का समय आएगा तो उस स्थिति में ये जो पेमेंट पहले से मैं बता चुका हूँ, ये 10 लाख का बीमा धन, अब दोस्तों डेथ क्लेम के मामले में यहाँ पर ये 110% हो जाएगा मैच्योरिटी के समय, तो ये हो जाएगा 11 लाख रुपए, 12,25,000 बोनस, और फाइनल एडिशनल बोनस वही रहेगा जो कि 4.5 लाख रुपए का है। तो ये पेमेंट बाद में 1 लाख रुपए ऐड होकर 27,75,000 का उस परिवार को मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा, जिससे कि वो परिवार या बिटिया की शादी जो भी उसने तय की थी, उस जिस उद्देश्य से प्लान लिया था वो उद्देश्य उसका पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्लान इतना शानदार है जिसमें कि जिस उद्देश्य के लिए प्लान लेता है वो उद्देश्य हर हाल में पूरा होगा, चाहे वो व्यक्ति रहे तो ना रहे तो। इसलिए इस प्लान का ये जो फीचर है ये अपने आप में यूनिक है, और इस तरह के प्लान मार्केट में शायद बहुत ही कम, शायद ही कोई अवेलेबल होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई अवेलेबल है इस तरह का प्लान। अब इसके मैच्योरिटी, हमने 2 तरह के बेनिफिट्स की बात कर ली, हमने मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर ली, हमने डेथ बेनिफिट की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं पेडअप। पेडअप से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर क्लेम कंसेशन की जो स्थिति होती है, क्लेम कंसेशन के बारे में ज़रूर जानकारी आपको होनी चाहिए। मुझे लगता है क्लेम कंसेशन होता क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई पॉलिसी चल रही है ग्राहक की, तो उसमें पहले तो ग्रेस पीरियड आता है 30 दिन का। पॉलिसी अवधि चलने के दौरान कभी किसी स्थिति में प्रीमियम वो नहीं भर पाता है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। उस अवधि में पॉलिसी इन्फोर्स मानी जाती है, क्लेम पूरी तरीके से
जो है क्लेम के लिए एलआईसी की पूरी जिम्मेदारी है उसमें। अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्लेम पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये 30 दिन का पीरियड निकलता है, मासिक प्रीमियम भुगतान में ये 15 दिन होता है। जैसे ही ये ग्रेस पीरियड की अवधि निकलती है, पॉलिसी जो है उसमें लैप्स हो जाती है और उसके बाद में एलआईसी किसी भी तरह के पेमेंट देने से मुक्त हो जाती है। कि क्लेम की अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब उसके बाद पॉलिसी में जो क्लेम कंसेशन की स्थिति आती है वो 3 साल पॉलिसी चलने के बाद आती है। अगर पॉलिसी 3 साल चल जाती है तो 3 साल चलने के बाद अगर 6 महीने के अंदर फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, किस्त टूटने की तारीख से अगर 6 महीने के अंदर उस पॉलिसी धारक की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो दोस्तों क्लेम स्वीकार किया जाएगा। और जो प्रीमियम भुगतान नहीं की गई थी उस प्रीमियम को ब्याज के सहित काट करके शेष धनराशि जो भी उसकी बनेगी क्लेम में वो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और बाकी के सारे बेनिफिट जो मैं पीछे बता चुका हूँ वो ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर पॉलिसी 5 वर्ष चल गई है तो क्लेम कंसेशन की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष हो जाती है। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 1 साल तक अगर पॉलिसी धारक के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस स्थिति में क्लेम स्वीकार किया जाएगा और ग्राहक के सारे बेनिफिट्स रहेंगे। लेकिन जो 1 साल के जो प्रीमियम है, जो गैप का प्रीमियम है, वो बकाया प्रीमियम विद इंटरेस्ट विद ब्याज काट लिया जाएगा और उसको धनराशि का उसके परिवार को भुगतान कर दिया जाएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो क्लेम कंसेशन का बेनिफिट है ये सुसाइड क्लास में लागू नहीं होता। अगर कोई ग्राहक या कोई पॉलिसी धारक किसी कारण से किसी भी स्थिति में अगर वो सुसाइड कर लेता है इस क्लेम कंसेशन की अवधि में तो दोस्तों डेथ क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा और ये ग्राहक को बता भी सकते हैं अगर ग्राहक पूछता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ग्राहक इस तरह की कोई बातें पूछता है तो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अब हम बात कर लेते हैं पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। ये दोस्तों इस प्लान को और भी यूनिक बनाता है। अगर पॉलिसी किसी स्थिति में पेड अप हो जाती है और ग्राहक किसी कारण से कोई भी अवधि तक प्रीमियम भरने के बाद वो आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब हो गई और वो प्रीमियम भरने में सक्षम नहीं रहता है तो उस स्थिति में पॉलिसी पेड अप हो जाती है। पेड अप होने पर क्या होता है कि जो उसका बीमा धन है वो जिस अवधि तक पॉलिसी चली थी उस अवधि के रेशियो में, उसके अनुपात में घट जाता है दोस्तों। और उस घटे हुए बीमा राशि पर पूरे बेनिफिट, डेथ क्लेम के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे लागू रहेंगे पहले की तरह। जैसे हम अभी कैलकुलेटर पर आकर के देख लेते हैं। मान लेते हैं इसी प्लान के अंदर ये 10 लाख का प्लान हमने दे रखा था। इसी प्लान के अंदर वो व्यक्ति अगर मान लीजिए उसने 8 साल प्रीमियम भरे और 8 साल प्रीमियम भरने के बाद कोई ऐसी स्थिति आई कि वो प्रीमियम भरने में असमर्थ हो गया और वो आगे चलाने में भी सक्षम नहीं रहा तो दोस्तों पहले तो प्रथम आदत प्रीमियम जो एफपी होती है वहाँ से 5 साल तक पॉलिसी रिवाइव कराई जा सकती है। तो हम उसको पहले तो मोटिवेट करेंगे, उसको बताएंगे कि इसको पॉलिसी को रिवाइवल करा ले। वो अगर हमारे कहने के बावजूद और उसकी स्थिति उसको अलाउ नहीं करती है, वो पॉलिसी को रिवाइव नहीं करा पाता है तो वो पॉलिसी ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसको पेड अप कहेंगे। तो अब पेड अप में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बीमा धन लिख लेंगे। बीमा धन है 10 लाख, 10 लाख का बीमा धन है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल के प्रीमियम भरे गए हैं। दोस्तों प्रीमियम 8 साल के भरे गए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से, ये राशि आ गई। फिर दोस्तों डिवाइड करेंगे इसको हम टोटल पेएबल प्रीमियम। ये पॉलिसी हमने 25 साल की चुनी थी, प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल का है तो टोटल पेएबल प्रीमियम 22, तो 22 से इसको भाग कर देंगे। अब ये दोस्तों इसकी जो पेड अप वैल्यू आ गई वो 3,63,636 रुपये आ गई। इस पॉलिसी पे 3,63,636 की जो धनराशि है इसका डेथ क्लेम पूरी तरीके से आगे भी पेड अप पॉलिसी पर लागू रहेगा। ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सपोज ये पॉलिसी पेड अप हो गई 8 साल बाद और 10वें साल 2 साल बाद पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो दोस्तों क्लेम कंसेशन तो है नहीं 2 साल के बाद, जो कि 1 ही साल का था, मैं पीछे बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्थिति में पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, क्या फ़ायदा होगा ग्राहक के परिवार के लिए। उस स्थिति में जो 3,63,000 रुपये का 10% धनराशि जो कि 36,363 रुपये बनेगी, इसका अगले 15 वर्षों तक, चूँकि 10वें साल डेथ हो गई है तो अगले 15 साल का पॉलिसी की अवधि बची हुई है। इस पॉलिसी अवधि में इस धनराशि का 36,000, इसका 10% हम निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। इसका परसेंटेज निकाल दीजिए और कर दीजिए 10, ये आ गया 36,363 रुपये 63 पैसे आ रहे हैं।
तो इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 36,364 रुपये का भुगतान उसके फैमिली को अगले 15 वर्षों तक लगातार मिलता रहेगा, पेड अप पॉलिसी में भी। और जब पॉलिसी की अवधि पूरी होगी यानी 25 वर्ष पूरे होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों ये अमाउंट जो है ये वहाँ आखिरी साल भी भुगतान किया जाएगा। इसके साथ में हम 3,63,000 जो पेड अप वैल्यू बन रही थी, 3,63,636 रुपये ये इसमें जुड़ जाएगा। और जो पिछले 8 वर्ष का बोनस है वो बोनस भी इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करें इस पॉलिसी में तो 49 रुपीज़ का बोनस है, तो 10 लाख की पॉलिसी है तो 49,000 रुपये सालाना बोनस है। तो मैं इसको ज़रा 1 मिनट इसको देख लेते हैं हम कैलकुलेट करके कितना आता है। ये हो गया हमारा 3,99,999, 4 लाख मोटा मोटा अमाउंट ये हो गया हमारा। और हम बोनस की अगर कैलकुलेशन कर लें इसमें तो ये आएगी हमारी 4,900, 4,900 रुपये हर साल पेमेंट होगा और ये पेमेंट मिलेगा उसको 8 वर्ष का। तो ये पेमेंट हो गया दोस्तों गलती हो गई, 49,000 रुपये पर ईयर पेमेंट मिलेगा, क्योंकि 10 लाख का है तो 1 लाख पे 49 रुपये होता है, 1,000 रुपये पे 49 रुपये होता है तो 1 लाख पे 4900, 4,900 तो 10 लाख पे 49,000 पर ईयर। मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से तो आ गया 3,92,000 दोस्तों, ये आ गया, ये हो गया बोनस। और प्लस इसमें हम जोड़ देते हैं जो पिछली जो हमने अमाउंट बताई थी अभी 3,99,999 रुपये, ये हमने इसमें ऐड कर दी तो ये अमाउंट आ गई 7,91,991 रुपये। दोस्तों इस धनराशि का पेमेंट उसको उस परिवार को मैच्योरिटी के समय भी मिल जाएगा जबकि पॉलिसी पेड अप हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स ये प्लान अपने आप में यूनिक है, इसको अच्छे से आप लोग समझें और इसको ग्राहकों को अच्छे से बताएंगे। ये प्लान सराखों पे लेता है ग्राहक और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्लान है आज की डेट में। अब हम इसमें बात कर लेते हैं अगली चीज़ लोन की। जैसा कि 1 फरवरी 2020 से बदलाव हो चुका है, कोई भी प्लान में अगर 2 वर्ष के प्रीमियम भुगतान हो चुके हैं तो वो पॉलिसी पर लोन की एलिजिबिलिटी बन जाती है, वो पॉलिसी पेड में बदल सकती है और उसमें कभी भी इनफोर्स पॉलिसी पर 90% की धनराशि का लोन ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू का 90%। और अगर पॉलिसी लैप्स स्थिति में है तो वहाँ पर भी लोन ले सकते हैं जो कि 80% होगा पेड सरेंडर वैल्यू का। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लान हो गया। ग्रेस पीरियड की बात मैंने पहले कर दी, 30 दिन का होता है और मासिक प्रीमियम भुगतान में 15 दिन का होता है। तो दोस्तों ये प्लान शानदार है अपने आप में, यूनिक है अपने आप में। इस प्लान को लोगों को बताएं आप, और इसी तरह के हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहें हमारे इस चैनल को, इंश्योरेंस पाठशाला को। आपको नई नई जानकारियों से लगातार हम अपडेट कराते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्लान को देख करके सीख पाएँ। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलते रहें। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।